हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिस्वा स्टडी पॉइंट। बिस्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसके क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक एंड सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? ये वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करता है? तो इसके ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करता है अपने बाउंड्री से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, गोदावरी नदी, सिंधु नदी। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकल के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो जो सबसे लंबी नदी है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कौन सी थी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में थी तो उसका जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो कौन थी? कौन सा शहर था? सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी। तो जो इसकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो थी आपकी सूरत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, सूरत। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके ऑप्शन है सुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह आदिल। जो शेर शाह के उत्तराधिकारी था वो था इस्लाम शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, इस्लाम शाह। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, इसको आईएमएफ भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या कितनी है? 188, 189, 187 और 190। जो अंतर्राष्ट्रीय यानी मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के जो सदस्यों की संख्या है वो है 189। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, 189। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ये पूछता है, एक तो पृथ्वी दिवस पूछता है, एक पूछता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोनों को हम देखेंगे। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका ऑप्शन है आपके 22 अप्रैल, 5 जून, 20 जून और 22 मार्च। तो जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 20 जून को और 22 मार्च को। तो जो वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी पार्ट, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है? मीन्स मनुष्य कितने हर्ट्स के बीच की ध्वनि को सुन सकता है? तो इसके ऑप्शन है आपके 20,000 हर्ट्स से 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट तक, 80 हर्ट से 100 हर्ट तक और 2 लाख हर्ट से 4 लाख हर्ट तक और 0 हर्ट से 20 हर्ट तक। तो जो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा होती है साउंड की वो होती है 20 हर्ट से लेके 20,000 हर्ट तक होती है। इससे न पहले न इसके बाद की जो साउंड होती है उसको मनुष्य नहीं सुन सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स के बीच की जो होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझा पाया था? सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ किसने समझाया था, उसका अर्थ किसने समझा था? तो इसके ऑप्शन है आपके पियदसी, कालिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कर्निंघम और जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो आंसर है वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही थे पहली जो सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ समझाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने पड़ोसी देश का क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है ईरान, श्रीलंका, जापान और पाकिस्तान। तो जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वो है श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका, बी पार्ट। इसका नाम जो श्रीलंका का बंदरगाह है हम्बनटोटा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अक्सर एग्जाम में। भारिया, गोंड, सहरिया और कोरकू। तो जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, गोंड। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो कोच को दिया जाता है।
जो कोचिंग कराते हैं टीम का, उनको दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य लेखन में, खेल प्रशिक्षण में, फिल्म उद्योग में, नृत्य कला में। तो ये आपको दिया जाता है खेल प्रशिक्षण में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, खेल प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसके ऑप्शन है आपके विश्वनाथ आनंद, गीत सेठी, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसके प्रथम विजेता थे विश्वनाथन आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए उसे कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए? कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसको राष्ट्रीय मान्यता चाहिए तो उसको कितने राज्यों में मान्यता होनी चाहिए? कम से कम 2 राज्य में, कम से कम 3 राज्य में, कम से कम 4 राज्य में और कम से कम 5 राज्य में। तो राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वो होगा सी पार्ट, कम से कम 4 राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मेघालय में। जो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है आपका पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल और नाभिकीय ऊर्जा। तो जो भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है वो है कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, कोयला। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? जो महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, तो उसमें जो प्रथम जन आंदोलन था वो कौन था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। तो इसमें जो पहला जो प्रथम जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ देता है। तो इसके ऑप्शन है आपके बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर। तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। तो जो 14 जून 1947 को कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसमें विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, आचार्य JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग ने, तुंगकुआन ने, कुयन कू ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में भेजा था वो थे ताइसुंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, ताइसुंग। अगला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जनचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और चंदावर का युद्ध 1994 और कन्नौज का युद्ध 1994। तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को चंदावर के युद्ध 1194 में पराजित किया था। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, चंदावर का युद्ध 1194। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? ब्रजभाषा के, अवधी के, खड़ी बोली के और भोजपुरी के। तो जो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के भाषा के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली, यानी सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं या उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट और सक्यूलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेलोफाइट। जो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो को हम कहते हैं हेलोफाइट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, हेलोफाइट। अगला क्वेश्चन है, टैगोर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सुगम संगीत के क्षेत्र में, सांस्कृतिक सद्भाव के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और चित्रकला के क्षेत्र में। तो जो टैगोर पुरस्कार है वो आपको सांस्कृतिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी पार्ट, सांस्कृतिक सद्भाव। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित रहती है? ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में और आयनोस्फीयर में, और लास्ट में ये क्या है? एक्सोस्फीयर। तो उसमें किस लेयर में ओजोन परत होता है?
तो ट्रोपोस्फीयर को हम याद रखेंगे, इसको इंग्लिश वर्ड भी याद रखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में ही शब्द दे देते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, ये ऐसे नहीं देगा, ऐसे दे देगा कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर। तो दोनों हमको याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश। तो जो इसका रेंज होता है जो क्षोभ मंडल का, वो 0 से 18 किलोमीटर होता है, 18 से 50 समताप मंडल का होता है, और 50 से 80 मध्य मंडल का, और आयन मंडल का 80 से 640, और एक्सोस्फीयर का, वायुमंडल का 640 से ऊपर तक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल बोलते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, ओजोन परत अवस्थित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में, 1947 में, 1948 में और 1991 में। तो इसके भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी, वो हुई थी 1950 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन कब हुआ था? ये नीति का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, NITI नीति। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका गठन हुआ था, ये कब हुआ था? तो 2016 में, 2014 में, 2015 में, 2013 में। तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 2015 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, 2015। हाँ, इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इसको देख लेते हैं। नीति आयोग का या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग भारत के योजना आयोग का प्रतिस्थापन है, मीन्स की योजना आयोग की जगह पर इसको लाया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग की रचना, इसके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष हैं इस समय वो है डॉक्टर सुमन के बेरी। वो उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। अध्यक्ष कौन हो गए? प्रधानमंत्री। और इसके शासी परिषद कौन थे? मुख्यमंत्री राज्य और लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रीय परिषद के रूप में गठित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर को शामिल किया करती है। अंशकालिक सदस्य, प्रासंगिक सदस्य, अधिकतम 2 अपरिवर्तनशील। इसके जो सीईओ हैं करंट में, जो नीति आयोग के करंट में सीईओ हैं वो है आपके परमेश्वरम अय्यर। और नीति आयोग के पहले सीईओ थे सिंधुश्री खुल्लर थे, पहले सीईओ थे। संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किसने की थी? संविधान सभा जब लगा था तो जो प्रथम दिन था उस यानी इंटरिम अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ये जो भारतीय संविधान सभा के गठन के दिन अधिवेशन की अध्यक्षता ये आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? इसके ऑप्शन है 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन, 14 दिन। तो जो लोकसभा द्वारा भेजे गए किसी भी वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री, भारत का महान न्यायवादी और विधि सचिव। तो जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो है आपका भारत का महान न्यायवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी पार्ट, भारत का महान न्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, किस गैर संसद सदस्य को संसद को संशोधित करने का अधिकार होता है? भारत के महान न्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। जो भारत के महान न्यायवादी होते हैं वो गैर संसद सदस्य होते हैं, बट लेकिन वो संसद को संबोधित करने का अधिकार उनके पास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, भारत की महान न्यायवादी। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन 2 राज्य कौन से हैं? कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन जिस 2 राज्यों में होता है वो कौन कौन से हैं? झारखंड तथा उड़ीसा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा
आंध्र प्रदेश। तो जो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन वाले 2 राज्य हैं वो है आपके झारखंड, सबसे पहले नंबर झारखंड आता है और दूसरे नंबर छत्तीसगढ़ आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका बी पार्ट, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। तो आज के लिए इतना ही, 32 क्वेश्चन थे। आज हम अब कल वाला क्वेश्चन देखेंगे। कल जो अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता किसके लिए उत्तरदायी है? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम, सी पार्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, डाउन सिंड्रोम। आज के लिए इतना ही, 33 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका देखते हैं क्या आंसर होता है। कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि अम्ल वर्षा का मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है, मतलब जो अम्ल वर्षा होता है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें मिली हुई रहती हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हेक्सेन और मीथेन, एस्टिक अम्ल और ब्रोमीन, एस्कार्बिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। जो अम्ल वर्षा होता है उसमें इनका ज़्यादा मिश्रण मात्रा होता है। तो ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है और रिपीट भी होता रहता है सर, हर वनडे एग्जाम में ये पूछता है और रिपीट होता रहता है। तो इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसका ऑप्शन है मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। इसमें तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे अधिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसकी सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है मरुस्थल, पर्वत, महासागर और वन। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखने कितना लोग इसका सही आंसर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इसको याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।